नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्या छगन भुजबल के बीजेपी में जाने से अजीत पवार होंगे कमजोर, हार के बाद क्यों महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी, क्या है नाना पटोले पर राहुल गांधी का फैसला, क्यों शरद पवार पर है अजीत पवार की नजर और बीजेपी के सामने क्यों मजबूर हैं एकनाथ शिंदे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। एनसीपी नेता छगन भुजबल बीजेपी में होंगे शामिल, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला। शर्मनाक हार के बाद महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी, सीएम देवेंद्र फडणवीस को हिरासत में हुई सोमनाथ की मौत का ठहराया जिम्मेदार। चुनावी हार के लिए नाना पटोले को बताया जिम्मेदार, राहुल की मौजूदगी में पार्टी से उनकी विदाई का हुआ फैसला। महाराष्ट्र में फिर होगा बड़ा सियासी उलटफेर, शरद पवार करेंगे अपनी पार्टी का कांग्रेस या अजीत पवार की पार्टी में विलय, अटकलें हुई तेज। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद अब महायुति सरकार में संरक्षक मंत्री बनने की होड़, तीनों दलों के मंत्रियों ने किया दावा। खबरों में सबसे पहले बात छगन भुजबल की। अजीत पवार को जोरदार झटका लगा है। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने बगावत करते हुए बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया है। मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद चर्चा है कि वो जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। खबरों के मुताबिक वो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी भूमिका और अपने अगले कदम की जानकारी देंगे। छगन भुजबल ने सीएम से मिलने के बाद कहा, मैंने आज सीएम से मुलाकात की, उनसे अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ सुलझाना होगा क्योंकि इस बार जो जीत मिली है उसमें ओबीसी का बड़ा योगदान है, तो हमें ओबीसी को नाराज नहीं करना है। फडणवीस ने मुझसे आधे दिन का वक्त मांगा है। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे से मतभेद के बाद 1991 में छगन भुजबल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था, लेकिन 1999 में कांग्रेस छोड़कर शरद पवार के नेतृत्व में बनी एनसीपी में शामिल हो गए थे। पिछले साल जब एनसीपी में टूट हुई तो छगन भुजबल ने शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार का साथ दिया था। वो अजीत पवार गुट में चले गए थे। हालांकि मौजूदा सरकार में मंत्री न बनाए जाने से वो नाराज बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि वो अब अजीत पवार का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वहीं इसको लेकर अजीत पवार का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कुछ लोग मंत्रिमंडल में मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज हैं, लेकिन कई बार नए लोगों को मौका दिया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिना वजह के भ्रम फैलाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य मंत्रिमंडल में एक और मौका देने के बजाय हम सीनियर लोगों को केंद्र में भेजने का विचार कर रहे हैं। अजीत पवार कभी भी किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन इस तरह बिना बात का भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालांकि अजीत ने छगन भुजबल का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ है कि उनका इशारा भुजबल की तरफ है और भुजबल के बीजेपी में जाने से अजीत पवार की महाराष्ट्र में सियासी हैसियत जरूर कमजोर होगी और ओबीसी वोट बैंक के वो बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में अगर छगन भुजबल बीजेपी में जाते हैं तो ओबीसी को लेकर बीजेपी में यहाँ पर स्थिति जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी और देवेंद्र फडणवीस इसी को लेकर आगे की राह बना रहे हैं। ऐसे में साफ है कि छगन भुजबल जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और बीजेपी की स्ट्रेंथ जो है वो और ज्यादा महाराष्ट्र में मजबूत होगी। खबरों में अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी 23 दिसंबर को महाराष्ट्र के परभणी पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की, जिनकी पुलिस हिरासत में जान चली गई थी। इसके अलावा उन्होंने विजय वाकोडे के परिवार से भी मुलाकात की, जिनकी विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान जान गई थी। इसके बाद कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं, जिन्हें मारा और पीटा गया। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो और फोटो दिखाए। हिंसा प्रभावित परभणी का दौरा करने के बाद राहुल गांधी ने कहा, मैं परिवार और उन लोगों से मिला हूं जिन्हें मारा गया और पीटा गया। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो और तस्वीरें दिखाई हैं। ये 100% हिरासत में हुई मौत है, उनकी हत्या की गई है और मुख्यमंत्री ने पुलिस को मैसेज देने के लिए विधानसभा में झूठ बोला था। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इस युवक की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो दलित था और संविधान की रक्षा करना चाहता है। आरएसएस की विचारधारा संविधान को खत्म करने की, हम चाहते हैं कि ये मामला फौरन सुलझाया जाए और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में कोई राजनीति नहीं की जा रही है और इस घटना के लिए विचारधारा जिम्मेदार है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। जिन्होंने उन्हें मारा है वो जिम्मेदार हैं और जितनी जल्दी हो सके इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए।
वहीं राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी ने पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए परभणी का दौरा किया, जिसका उद्देश्य लोगों और जातियों के बीच नफरत भड़काना था। ये उनकी सोची समझी एक रणनीति है जो वो वर्षों से अपना रहे हैं। दरअसल 10 दिसंबर की शाम को मराठवाड़ा शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की कांच से बनी प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके बाद परभणी में हिंसा भड़क गई थी और इसी हिंसा के दौरान 2 लोगों की जान चली गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात नाना पटोले की। महाराष्ट्र में शर्मनाक हार के बाद महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ भी एक मीटिंग की, जिसमें एक बार फिर नाना पटोले को लेकर पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी के सामने अपनी भड़ास निकाली और नाना पटोले को जल्द से जल्द पार्टी से बाहर करने की मांग फिर से दोहराई गई। वैसे नाना पटोले पहले ही कांग्रेस नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद से ही विजय वडेट्टीवार से लेकर चैनीथला तक नाना पटोले को हार का जिम्मेदार मान रहे हैं। अब राहुल गांधी ने नाना पटोले को लेकर फैसला किया है कि उनकी जगह जल्द ही पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इस बीच अपनी साख बचाने के लिए नाना पटोले ने फिर से ईवीएम का मुद्दा उठाया। जैसे ही नाना पटोले को पता चला कि राहुल गांधी महाराष्ट्र आ रहे हैं, तो उन्होंने फडणवीस सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो चुनाव आयोग और केंद्र में बैठे आकाओं की वजह से सत्ता में आई है। ये सरकार जनादेश की चोरी करके बनाई गई है। कल ही चुनाव आयोग की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि वो अब कोई जानकारी नहीं देगी। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। वैसे नाना पटोले पहले भी ईवीएम और चुनाव आयोग पर कई सवाल उठा चुके हैं। नाना पटोले को लगा होगा कि इस तरह वो पार्टी में अपनी पोजीशन बचा लेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि नाना पटोले को पार्टी से बाहर जाना होगा और जल्द ही कांग्रेस, यहाँ पर महाराष्ट्र कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। लेकिन इस नाम का खुलासा राहुल गांधी की तरफ से नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी जो है एक और बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है और कई यहाँ पर महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं पर गाज गिर सकती है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। जब से अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ शरद पवार के घर गए हैं और उनके जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल हुए, उस दिन से सबकी नजरें शरद पवार की राजनीति पर है। गौरतलब है कि अजीत पवार ने कहा था कि वो अपने चाचा के 84वें जन्मदिन में जाएंगे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं जाएंगे। बाद में दोनों वहां पहुंचे और परिवार के साथ मिलकर शरद पवार का जन्मदिन भी मनाया गया, जिसके बाद दोनों तरफ से जो रिश्तों में नरमी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि शरद पवार मान रहे हैं और 5 साल बाद वो नेतृत्व करने की स्थिति में शायद ना रहें, इसलिए वो अभी से अपनी बेटी सुप्रिया सुले और परिवार के उन सभी लोगों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं जो विभाजन के वक्त उनके साथ रहे और अजीत पवार से लड़े। इसका एक रास्ता तो यह है कि शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजीत पवार की पार्टी यानी असली एनसीपी में कर दें, वो खुद उसके संरक्षक बने रहें और सुप्रिया सुले को संसदीय राजनीति का जिम्मा मिल जाए। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस फार्मूले पर काम कर रही है। उसको लग रहा है कि अजीत पवार के नेतृत्व में शरद पवार की पार्टी आने से 8 लोकसभा सांसद बैठेंगे और वो मिल जाएंगे, जिससे एनडीए लोकसभा में जो उसका बहुमत है वो बढ़कर 300 के पार हो जाएगा। शरद पवार के पास एक रास्ता कांग्रेस में अपनी पार्टी के विलय का भी है। ऐसे में कांग्रेस मजबूत होगी और उसके सांसदों की संख्या बढ़कर 107 हो जाएगी। महाराष्ट्र में भी वो एक मजबूत पार्टी बनेगी। उसमें सुप्रिया सुले के लिए सांसद बनने और राजनीति करने का रास्ता बना रहेगा, लेकिन सीएम बनना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होगा। पार्टी का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखकर राजनीति करना ज्यादा मुश्किल काम है। वैसे खबरों की माने तो शरद पवार महायुति का हिस्सा बनने के लिए करीब करीब राजी नजर आ रहे हैं, जिससे संसद में बीजेपी की ताकत बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक शरद पवार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, जिससे साफ है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की सियासत में हो सकता है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और शरद पवार की तरफ से यहाँ पर पूरा जो बीजेपी भी है वो भी इस पर जोर दे रही है कि कोई एक रास्ता निकाला जाए जिससे शरद पवार अजीत पवार के साथ आए और उनकी पार्टी का विलय हो और 8 सांसदों का जो आंकड़ा है वो अगर एनडीए में शामिल होता है तो बीजेपी यानी कि एनडीए का आंकड़ा 300 के पार हो जाएगा और संसद में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। खबरों में आगे बढ़ते, मंत्रालयों के बंटवारे के बाद अब मंत्री अपने जिले के संरक्षक मंत्री पद पाने के लिए आमने सामने हैं। खासकर बीड, छत्रपति संभाजीनगर और रायगढ़, नासिक, सतारा जिलों का संरक्षक मंत्री पद पाने के लिए संबंधित मंत्रियों के जिलों में होड़ मची है। सीएम फडणवीस और उनके डिप्टी सीएम के सामने ये सवाल है कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए।
छत्रपति संभाजीनगर में संरक्षक मंत्री पद पर शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट ने दावा किया। उनका कहना है कि मैं पिछले 40 सालों से शिवसेना के लिए काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे सामाजिक न्याय मंत्री का पद मिला है। मैं छत्रपति संभाजीनगर का संरक्षक मंत्री बनूंगा और इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। बीजेपी नेता और ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे ने भी छत्रपति संभाजीनगर के संरक्षक मंत्री पद के लिए दावा किया है। सतारा में संरक्षक मंत्री पद की लड़ाई और भी तेज है। सतारा जिले को 4 कैबिनेट मंत्री मिले हैं। इसमें शिवेंद्र सिंह राजे भोसले, शंभूराज देसाई, जय कुमार गोरे और मकरंद जाधव पाटिल महायुति के तीनों दलों ने सतारा के संरक्षक मंत्री पद पर दावा किया है। असली मुकाबला जो है वो शिवेंद्र सिंह राजे और शंभूराज देसाई के बीच बताया जा रहा है। अजीत पवार के भी कई मंत्रियों ने दावा किया है, जिससे महायुति के सामने एक बार फिर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब देखना यह होगा कि इसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस इस समस्या के लिए खासतौर से क्या समाधान निकालते हैं। फिलहाल जो सारा दारोमदार है वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।